नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जो संभवतः सबसे ज्यादा लंबे समय तक तिहाड़ में सलाखों के पीछे दबा के रखा गया, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें की गई। आम आदमी पार्टी को घोटाले बाजों की पार्टी बनाने के लिए जिस चेहरे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उनके विरोधियों ने किया, जी सही समझ रहे हैं आप, सत्येंद्र जैन। नमस्कार। परिचय आपका ठीक है, कुछ और जोड़ूं? ठीक है जी, जो भी आपने कहा अच्छी बात है। क्यों सिर्फ सत्येंद्र जैन ही क्यों? सबसे पहले टारगेट में सत्येंद्र जैन ही क्यों आए? देखो क्या था, टारगेट सत्येंद्र जैन कभी था नहीं। टारगेट हमेशा से अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने एक चेन बनाई, सबसे पहले सत्येंद्र जैन को, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह। अल्टीमेट जो था एम वो था कि भाई इन सबको तोड़ दो। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके जेल में सड़ने के लिए छोड़ दो। तो सो ये सीढ़ियाँ जो है ना, ये तो सिर्फ सीढ़ियाँ थी। उनको पता नहीं था सीढ़ियाँ बड़ी मजबूत थी, सीढ़ियाँ टूटने वाली नहीं थी। वो सीढ़ियाँ टूटी नहीं तो उनकी बात बनी नहीं। जेल में किस तरह की यातनाएं दी गई आपको? कहा गया कि तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। मेरी मनीष सिसोदिया से बात हुई, संजय सिंह से बात हुई, खुद केजरीवाल जी का इंटरव्यू किया, उनसे मेरी बातचीत हुई, विजय नायर से मेरी बातचीत हुई, कई लोगों से और बातचीत हुई। पता लगा कि जेल में विभिन्न विभिन्न प्रकार के, नाना भांति भांति प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे और कहा जाता था कि केजरीवाल का नाम ले लो। क्या वाकई ऐसा होता था? दरअसल थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ पर जो राजनीति जिस लेवल पे पहुँच गई है, जेल में, जैसे आपने सबसे पहले तो कहा टॉर्चर की बात, जैसे मुझे जेल में रखा गया, बहुत लंबे समय तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है कि भाई आपको किसी से बात नहीं करने दी जाएगी। मेरे सेल में कभी भी किसी आदमी को जाना अलाउड नहीं था। अकेला मैं रहता था। ज़्यादातर सेल में 3 लोग रहते हैं या 5-6 लोग रहते हैं, तो मिलकर आपस में बातचीत कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि दिन में लगभग 16 से 18 घंटे बंद रखते हैं, लॉक रखते हैं सेल को। सुबह 3-4 घंटे खोलते हैं, शाम को 3-4 घंटे खोलते हैं। बाकी टाइम तो तुम अकेले हो ही, लॉक्ड है। वो छोटी सी जो कोठरी होती हाँ जी। और उसके टाइम देखिए, उसमें अंदाज़ा लगाइएगा, उस टाइम मुझे कमर के मतलब स्पाइन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरी 2 सर्जरी हो चुकी थी। मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती थी। वो लॉक करके चले जाते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं क्या है। तब मुझे स्लीप एपनिया की मशीन भी लगाता था मैं, रात को कुछ भी हो सकता था, उन्हें कोई मतलब नहीं था। और मेरे सेल में कोई आ नहीं सकता था। मुझे लोगों के साथ नहीं रखा। दूसरा, जैसे जब 3 घंटे या 4 घंटे लिए खोलते थे, सख्त हिदायत थी, किसी से बात नहीं कर सकते। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो डेडलीस्ट क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखते। महीनों रखा गया। इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही किया इन्होंने। उनको भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। मतलब 15 दिन के अंदर आदमी का मेंटल बैलेंस ख़राब करने के लिए काफ़ी होते हैं वो। कोई भी आदमी को अगर मेंटली अपसेट करना हो, आप सोच के देखिए ना, आप जैसे ही सेल से बाहर निकले, जो भी इधर से बैठ जाएगा, इधर से बैठ जाएगा, कोई बात नहीं करेगा। किसी ने गलती से बात कर ली तो अनाउंसमेंट होती है, फला फला आदमी आके मिले, चक्कर पे आ जाओ। अच्छा, हाँ। उसको फिर धमकाया जाएगा, आज के बाद अगर सत्येंद्र जैन से बात कर ली तो तुम्हारे को उल्टा टांग देंगे। तो सत्येंद्र जैन इतना खूंखार अपराधी था? से ज़्यादा खूंखार जो होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अपराधी बड़ा था उनके लिए। तो उन्होंने कोशिश बहुत की। तो क्यों था मेंटली आदमी को टॉर्चर करने के लिए ना, कि आदमी मेंटली ब्रेक डाउन हो जाए आपका, ताकि उसके बाद आपको कंप्रोमाइज़ करना आसान हो जाए। कंप्रोमाइज़ मीन्स व्हाट? अरविंद केजरीवाल का घोटालों में नाम ले लेना? कुछ भी समझ लीजिएगा आप। नहीं समझ, मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ सर। देखो, इस देश की जनता बहुत समझदार है। जनता को सब पता है। मेरे को तो आए हुए 5-6 दिन हुए हैं। जब मैं आया तो मैं सोचता था कि शायद भाई मैं काफ़ी टाइम से जेल में था, तो लोगों से ये भी हो सकता है लोग सोचे भी हमारे से मिलने नहीं, ये नहीं बोले। तो लोग कहते हैं, सबसे पहले बात उन्होंने क्या कही कि सर टूटे नहीं, हमें आपके ऊपर ना आ जाए कि भाई बंदा टूटा नहीं है, कुछ भी कर लिया उन्होंने। अरे मुझे एक व्यक्ति ने कहा यार मजबूत बनिया हैं। बोले बनिया तो टूट जाते हैं, ऐसा उसने कहा। मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन ये एक कमेंट आपके साथ जोड़ा गया, टैग किया गया। बनिया तो गांधी भी थे, उनको तोड़ लिया था क्या? तो उनको तो चतुर बनिया कहते हैं जी, अमित शाह जी। शायद, लेकिन आप चतुर नहीं थे, नहीं। इसलिए जेल में रह गए थे। तो महात्मा गांधी चतुर थे क्या? अमित शाह कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। महात्मा गांधी कितनी बार जेल में गए?
और वो तो कुछ भी कह सकते हैं। देखो मैं बचपन में हम भी पढ़ते थे हम्म, तो महात्मा गांधी के खिलाफ ही पढ़ते थे, हम्म, सुनते थे। हम्म, हमने सोचा महात्मा गांधी कोई बहुत बड़े क्रिमिनल रहे होंगे। हम्म, जब खुद पढ़ना स्टार्ट किया तो पता लगा कितने ग्रेट थे वो। उन्होंने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है कि मेरे, जैसे उनकी शादी हो चुकी थी, जब वो लंदन गए तो उन्होंने छुपा लिया। क्यों छुपा लिया? कि उनको मकान किराए पे नहीं मिलता। हम्म। और जब वो उन्होंने बताया अपने मकान मालकिन को, उसने बड़ी मजाक बनाई उसकी। तो ये खुद एक्सेप्ट किया, मैंने ऐसे काम किए, गलतियाँ की। किसके अंदर इतनी हिम्मत है? जब उतने ग्रेट बन गए तो अपनी छोटी छोटी कमियां कौन बताता है? कोई पूछ थोड़ा रहा है। उसको विंडो ड्रेसिंग कर दो आप कि आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है, कि मैं बहुत भोला हूँ जी, मेरी ये सबसे बड़ी कमी है। नहीं तो आप लेकिन आप भोले नहीं हैं। नहीं, मैंने कब कहा? नहीं, आप टूटे नहीं, आप तमाम प्रलोभनों के आगे झुके नहीं, तमाम जुल्म सितम अत्याचार, ये जो आपने क्या कहा, कन्फाइनमेंट क्या कहा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हाँ, जिसमें आप एकदम एकाकी रहते हैं, एकाकी जेल जिसे मैं कहता हूँ। लेकिन जो आपके वीडियो सामने आए सर, या सामने लाए गए, उसमें तो आप एकाकी नहीं थे। उसमें तो एक दो लोग बढ़िया आपके हाथ पांव चाँप रहे थे, बढ़िया एकदम कमर अमर दबा रहे थे, मत्था था एकदम टनाटन मामला था। वो क्या था? मैं चाहता हूँ कि हमारे करोड़ों दर्शकों को पता चलना चाहिए कि वो क्या था। देखो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेलेक्टिवली किस चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके कैसे करा जाए। मैंने तो ये भी कहा था, मैंने कोर्ट में भी कहा था कि भाई मेरा जो सेल है उसको लाइव कर दो, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर दो, क्योंकि कैमरा तो लगा ही है, कैमरा लगे और कैमरे से चोरी की फुटेज बाहर आ भी रही है, तो लाइव ही कर दो। लाइव कर दो भाई, जनता भी देख लेना, जिसको देखना देख ले, 24 घंटे का देख ले। मुझे दिखा रहे सत्येंद्र जैन खीरा खा रहा है, सत्येंद्र जैन टमाटर खा रहा है, सत्येंद्र जैन संतरा खा रहा है, सत्येंद्र जैन वो एप्पल खा रहा है, और मैंने कुछ काम तो था नहीं वहाँ पर, मेरे सेल कन्फाइन उसमें सेल में कोई आता नहीं था। अरे भाई मैं खाली बैठा हूँ, क्या करूँ? तो मैं क्या करता था, 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग के ना टमाटर छील के एक प्लेट में लगा लिए, एक प्लेट में खीरा लगा लिया, एक में संतरा लगा लिया, एक में केला लगा लिया, 2 घंटे लग गए। अब वो 4 प्लेट हो गई और 2 घंटे खाया। जब खाने बैठे तो उसको उन्होंने दिखाया, देखो जी ये क्या आप मौजे कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने 1 साल तक अन्न नहीं खाया और खीरा टमाटर खाया या एप्पल खाया जो कैंटीन से खरीद के खाया। अभी मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ, मेरे पास सारे बिल पड़े हैं यहाँ पर। पिछली बारी की बिल तो मैं नहीं ला पाया था, मेरे को पता नहीं था ऐसा भी कुछ होगा। ठीक है, इस बारी मैं गया हूँ तो सारे बिल लेके आया जी हर चीज़ का बिल है जी। पानी पीते थे, पानी का बिल है। अरे भाई लोगों को वहाँ पे 5 टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम चाय, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मैं तो कुछ नहीं लेता था क्योंकि मैं खाना नहीं खाता था, तो 5 टाइम में से मैं कुछ भी नहीं लेता था। जो भी मैं खाता था कैंटीन से पैसे दे के खर्च करके खाता था, उसको उन्होंने छुपा लिया। हाँ ये दिखा रहे हैं, देखो जी खीरा खा रहे हैं, इतना सारा खा रहे हैं। मैंने एक चैनल पे देखा था, मतलब क्या कहें, देखिएगा दूसरा संतरा खा रहे हैं। अरे भाई एक आदमी ने महीनों हो गए 2 संतरे खाना पाप हो गया, मतलब अपराध हो गया। पाप हो गया। एक धारा और जोड़ दो। नहीं मैं नाम नहीं लूंगा, चैनल बड़े फेमस चैनल है। वहाँ पे 1-2 चैनल आते हैं जो उनके पसंद वाले हैं जी, तो उनके नाम नहीं किन के पसंद वाले? जिनको देखिए मैं बहुत मासूम भोला सा आदमी हूं, मुझे साफ साफ बात बताइए आप, किन के पसंद वाले हैं? और एक बार ही ना मतलब वहाँ पे टाइम्स नाउ आ रहा था, तो उसमें बताया जा रहा था, मेरे को लगा यार क्या क्या वो आ गई, क्या क्या आपने 2 संतरे खाए कि दूसरा संतरा देखिए, दूसरा संतरा खा रहे हैं, दूसरा संतरा खा रहे हैं। अरे भाई दूसरा संतरा खा रहे हैं, मेरा 38 किलो वजन कम हुआ था। हाँ, और उधर तो आप संतरे का केला दबा के खा रहे हो, उधर वजन कम हो रहा है। तो ये मतलब समझ नहीं आया सर। दबा के खाना मैं आपको कहता हूँ, आप भी खा लो 1 साल तक। नवरात्रे के बीच में नवरात्रे आए थे, कई सारे लोगों ने कोशिश की वहाँ पर कि भाई जैन साहब देखो, सत्येंद्र जैन ना इतने महीनों से अन्न नहीं खा रहे, हम भी 9 दिन नवरात्रे का व्रत करेंगे, सिर्फ फ्रूट खाएंगे। नहीं हो पाया, बहुत मुश्किल। 1 दिन से ज़्यादा किसी ने, बहुत मुश्किल है सर। अरे उनसे 1 दिन नहीं हुआ भाई, मैंने तो 1 साल कर लिया ना। तो तुम उसका मजा, आपने जो 1 साल किया सर, ये स्वेच्छा से किया कि अन्न नहीं खाना है? नहीं, मेरा ना देखो क्या था, मेरा नियम था कि मैं जैन मंदिर जाने से पहले अन्न नहीं करता, खाता। अच्छा, अन्न नहीं लेता। अच्छा, अब कभी ऐसे कर्म तो किए नहीं थे कि ये भी सोच के चले जेल भी जाना पड़ सकता है। जी, ऐसा सोचा भी नहीं था जाना पड़ेगा, अचानक जेल चले गए, तो मैं अपना नियम तो नहीं तोड़ सकता था। तो उस नियम की वजह से मैंने अन्न नहीं खाया था, ये रीज़न था। उस बात को तो उन्होंने छुपा लिया, उस बात को तो नहीं बताया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरी बेल के टाइम पर हमारे वकील साहब ने कहा कि सत्येंद्र जैन का 38 किलो वजन कम हो गया है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, अरे ये तो जैन है, इनका क्या है, ये तो ऐसे उपवास करते रहते हैं, मैं मर रहा हूँ, मेरा 38-40 किलो वजन कम हो गया, वो मजाक बना रहे हैं। लोगों को इतना बुरा लगा, इस देश के सभी हिंदुओं को, जैन्स को, जिसने भी सुना, कहते हैं ये ऐसे थोड़ा होता है, तुम धार्मिक आस्था का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो, और उसको मजाक में ऐसे उड़ा दिया उन्होंने। अरे मैं अपने लिए कर रहा था ना, मैंने तो कहा नहीं कि मुझे अलग से कोई फैसिलिटी दे दो आप इस बात के लिए जी, मैंने तो नहीं कहा आपको। अरे मैं कर रहा था, अपना धर्म निभा रहा था ना जी, और उसको तुमने किस तरह से पेश किया। दूसरा कहते हैं सत्येंद्र जैन ने ना मसाज करा ली। अरे मेरी 2 सर्जरी हुई थी,
मुझे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कहा गया था, 1 महीने का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट था और डेली फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। जी मुझे उनको कायदे से वहाँ पर जो जेल हॉस्पिटल है उसमें रखना चाहिए था, जी क्योंकि मैं जेल हॉस्पिटल की टॉयलेट में गिरा था। और उस टॉयलेट का डिज़ाइन कैसे था कि पहले नहाने वाला एरिया था, उसके बाद वहाँ पे टॉयलेट जाने वाला एरिया था। और कई सारे लोग होते हैं वहाँ पर, कहते भाई पहले नहाने का एरिया, आप जब भी जाओगे फिर गिरने का चांस है, गीला रहता था हमेशा। वो कोई नहा के गया, हाथ धो के गया, गीला सारा। तो उन्होंने कहा कि जी आपको हम सेल में रख लेते हैं और 1 महीने का डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, आप बेड पे रेस्ट कीजिएगा, हम आपकी सारी फैसिलिटीज़ कर देंगे। जो आपने कहा मेरा सेल कोई साफ़ कर रहा था, वैसे वो लड़का जो था उस बाहर का भी सारा साफ़ करता था, वॉलंटरीली साफ़ करता था। उसने मेरा सेल भी साफ़ कर दिया। उसको कोई पैसे तो नहीं दिए मैंने, जेल वालों ने भी नहीं दिए, जेल वालों का भी सारा काम फ्री में करता था। वो कहते हैं भाई मैं जवान आदमी हूँ, आप मेरे पिताजी के बराबर हैं, आप बीमार हैं, मैंने कर दिया। इसको इतना बड़ा इशू बना दिया उन्होंने। और हम लोग जब विद्या मंदिर में पढ़ते थे, शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो हम लोग से श्रमदान कराया जाता था। हम लोग तो नालियाँ साफ़ करते थे, हम लोग झाड़ियाँ साफ़ करते थे, हम लोग गरीबों की बूढ़ों की कुटिया जाके साफ़ करते थे, गाँव को साफ़ करते थे। और जो तब श्रमदान कराते थे, जिनकी अब सरकार है, वो श्रमदान का मतलब नहीं समझते। ये मतलब आपका? मेरे को ये कहते हैं कि जी सत्येंद्र जैन जिसको बेड रेस्ट कहा गया था, उसके सेल को किसी ने साफ़ क्यों कर दिया कि मुझे झाड़ू लगानी, मैंने बाद में तो लगाता था ना। कहते उस टाइम पे झाड़ू क्यों नहीं लगाई जिस टाइम मेरे को बेड रेस्ट कहा गया था। आज इनका बस चलता है कि ऑपरेशन हो रहा है, तुम झाड़ू लगाओ, ऑपरेशन भी कराते रहो, झाड़ू भी लगाते रहो। मतलब क्या कमाल था। हाँ, तो अरे मोदी जी तकनीक ले आएंगे तो फिर ऐसा होने लग जाएगा। मुझे जब तुमने डेली फिजियोथेरेपी लिखी है तो जेल को करानी चाहिए थी। हफ्ते में 1 दिन फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, अब बाकी 5 दिन 6 दिन कौन करे। तो वहाँ पर क्या होता है, जेल के सारे काम इनमेट्स करते हैं, खाना लंगर में खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ इनमेट्स करते हैं। उनको थोड़ा ट्रेन कर देते हैं। तो इसी तरह से जो लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था एक्यूप्रेशर में किसी में, तो उस लड़के को उन्होंने कहा इसको थोड़ी नॉलेज है, ये आपके हाथ पैर दबा देगा, तो पेन में रिलीफ, मेरे को रिलीफ मिला भी। तो उसने अरे यार एक बात सुनो, आपने दुनिया में कभी देखा है कोई आदमी मसाज करा रहा है और सारे कपड़े पहने हैं, आपने पैंट शर्ट पहनी है, पैंट शर्ट पहन के आप मसाज कराओगे क्या? मसाज तो तिहाड़ में होती है, उसकी दिखाओ ना फोटो, उसकी वीडियो दिखाओ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मसाज होती है। सर जी वहाँ पे मसाज कराने वाले और करने वाले अंडरवियर में कराते हैं, सरसों का तेल लगा के पूरी बॉडी पे कराते हैं। आपने देखा है? देखा है, बिल्कुल देखा। उसको दिखाओ ना। किसको? बहुत सारे इन्वेट कराते हैं, जैसे एक नहीं, देखो नाम तो आप भी नहीं जानते। कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति, देखो ऐसा नाम लेना उचित नहीं है, नाम मैं लूँगा तो उसका, आप ऐसा कीजिए, सत्येंद्र जैन की वीडियो फुटेज सेलेक्टिवली लीक करी गई, जिस जेल में मैं था उनसे कहो उस जेल की 7 दिन की फुटेज दे दो, आपको दे दें तो आप देख लेना वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। और कुछ नहीं, चलो सबकी मत दो यार। मैं पीएमएलए में था, पीएमएलए में जितने लोग हैं उनकी दे दो 1 महीने की, 1 महीने से पीछे की वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। मेरी फुटेज 6-6 महीने पुरानी दे दी। यार तुम्हारे पास फुटेज तो 1 महीने की होती है, तुमने कैसे दे दी 3 महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी। तो जब मैंने कहा कि तुम लाइव कर दो ना भाई। हाँ सब देख, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? लाइव नहीं करेंगे जी। अच्छा, अब आप जेल से बाहर आ गए, अब मोस्टली सारे लोग जेल से बाहर आ गए, अब क्या तैयारियां हैं पार्टी को पुनर्संगठित करने की, दोबारा से मजबूत करने की? दिल्ली का चुनाव आने वाला है, हरियाणा का चुनाव आप हार चुके हैं, बुरी तरीके से हारे हैं, खाता भी नहीं खुला, शून्य पे, 0 पे आउट हुए हैं। बातें बड़ी बड़ी हो रही थी कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी वगैरह वगैरह। अब जब सारे लोग बाहर आ गए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगड़म बगड़म सब बाहर है, अब पार्टी कितनी मजबूत होगी आगामी चुनावों में, ये मुझे बताइए। पहले तो मैं आपको हरियाणा का बता देता हूँ, एक एक करके 3-4 क्वेश्चन आ गए। जी। देखो जनता का बहुत क्लियर है, या तो आप सरकार बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर आप सरकार बना रहे हैं तो वोट देती है या नहीं देती है। हमारा वोट जितना भी है वो इवेपोरेट हो जाता है अगर आपके सरकार बनाने की संभावना खत्म हो जाती है। ओके, वो इवेपोरेट हो जाता है। ओके, वो किसी ना किसी और पार्टी में चला जाएगा। दिल्ली के अंदर मुझे 1 हफ्ता हुआ है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ जहाँ से भी मौका मिलता है कि भाई आपका खुद का क्या विचार है, किसकी सरकार बनेगी। आप जिन लोगों से पूछ रहे हो वो क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी। हाँ, 100% लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, केजरीवाल की सरकार बनेगी। मैं आपसे भी कहता हूँ आप अपना सर्वे कर लीजिएगा, अगर 90% लोग कहते हैं केजरीवाल की सरकार बनेगी तो बनेगी तो केजरीवाल की। अगर 90% लोगों ने कह दिया केजरीवाल की सरकार बनेगी तो बनेगी
और एक चीज़ और बता देता हूँ, 10% वोटर ऐसा होता है, स्विंग होता है। वो कहता है यार जिसकी बन रही है उसको दे दो ना, केजरीवाल में क्या बुराई, उसको दे दो, जीत तो रही है, बन तो रही है। अच्छा, 2 सवाल। हरियाणा में आपने कहा कि आपके वोट वेपोरेट हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं बना रहे, और जहाँ सरकार बनाते हैं वहाँ छप्पड़ फाड़ मिलता है आपको। चाहे 70 में देखा ही सब सबने 67 दिया, 62 दिया, या पंजाब में दिया, बम्पर एकदम पूरा दिया, और नहीं दिया तो फिर आपने उत्तराखंड 0 हो गया, आपका हरियाणा 0 हो गया। गुजरात में हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था हिंदी खबर ने, तो 2 सीटें गुजरात में उस हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन की वजह से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिली। ये बात आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, 5 सीटें हमारी। मैं गोवा की बात कर रहा हूँ। गोवा में स्टिंग ऑपरेशन किया, और आपका शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन की वजह से आम आदमी पार्टी को मदद मिली। मुकदमे भी हमने झेले, सब चीज़ें हुई, बात खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये निकलता है कि अगर हरियाणा में आपका वोट वाष्पीकृत ना होता, वेपोराइज ना होता, तो आपको वोट कितना मिलता? अभी तो 1.8 के आसपास ही कुछ मिला। देखो, अगर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट नहीं किया जाता और हम प्रॉपरली, जैसे हम 1 साल पहले हमारी हालत थी, 2 साल पहले थी, हम ठीक से इलेक्शन लड़ पाते, तो हरियाणा में हमारा कम से कम 15-20% वोट था। बट क्योंकि अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया गया, हरियाणा के इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, फॉर्म भरे जाने के बाद उनकी बेल हुई थी, तो लोगों को कोई संभावना किसी तरह की कोई नज़र नहीं है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने कैंपेन चलाया था कि भाई जेल का जवाब वोट से, तो जनता ने तो नहीं दिया। तो नहीं, बता तो रहा हूँ, अगर जनता को संभावना लगती कि हम सरकार बना सकते तो दे देती। जो आपका अपना वोटर भी है ना जी, कहते हैं सरकार तो बन नहीं रही, अगली बारी देंगे, वो अगली बारी इसलिए देता है कि मैं अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। बहुत सारी संख्या कहते हैं वोट क्यों खराब करना है। देखो, या तो फर्स्ट को देगा या सेकंड को देगा, कभी कभी थर्ड को भी दे देते हैं कि उसको लगता है कन्फ्यूजन होता है कुछ वोटर्स को कि ये जीत सकता है। अगर मैं जीत की दौड़ में नहीं हूँ, देखो सर, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, जब मैंने 2013 में पहली बार इलेक्शन लड़ा था, पार्टी में सब मेरे से बैठ के पूछे सत्येंद्र क्या करेगा, तेरी विधानसभा तो ऐसी है कि वहाँ तो जीतने की कोई संभावना है नहीं, मेरी विधानसभा का घूम के देख लेना। कह यार, दिल्ली की एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे कोई संभावना ही नहीं है बीजेपी अलावा जीत जाए। यहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि वार्ड के चुनाव हुए थे, तो एक सीट भी ऐसी नहीं थी जिसमें कि मतलब बीजेपी को कोई हरा सके, सवाल ही नहीं उठता था। तो मैंने कहा जी मुझे सेकंड आना है। कहते क्या बात कर रहे हो, सेकंड आना है? मैं सेकंड आ जाऊँगा, जनता फर्स्ट ले आएगी, पर जनता को मुझे दिखाना पड़ेगा मैं टक्कर में हूँ, बस इतना सफिशिएंट है। अगर मैं टक्कर में हूँ तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, अगर मैं टक्कर से बाहर हूँ कोई मुझे बचा नहीं सकता। ये पूरी आम आदमी पार्टी के साथ है। तो हरियाणा में जो कैंपेनिंग हुई, जो संदीप पाठक जी ने जो संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर तैयार किया, केजरीवाल जी और भगवंत मान जो वहाँ गए, घूमे, और जो कहा कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी जी, वो इसीलिए किया। मन समझ में आ गया मुझे आम आदमी पार्टी का कि आपको नंबर 2 दिखाना था खुद को, भले मीडिया कैंपेन में सही। नहीं, ऐसा नहीं था, वो तो बात सिद्ध भी हो गई। कहाँ बन पाई हमारे बिना, हमें साथ ले ले तो बनी जाती। कांग्रेस की, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या कांग्रेस का अहंकार, हुड्डा जी का अहंकार भारी पड़ गया? अगर आपके 2% वोट जुड़ जाते तो उनके 41 हो जाते, और तकरीबन 13 से 17 सीटों पर असर पड़ता। सर नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी कि बहुत फ़र्क पड़ता। बाकी डिटेलिंग में मैं नहीं गया, अभी तक मैंने देखा नहीं है कि डिटेल में क्या होता क्या नहीं होता, पर ये संभावना क्या होती है कि देखो, बीजेपी ने पूरे इलेक्शन को एक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जाट वर्सेस नॉट जाट, और हो सकता है शायद इसके अंदर वो कहीं सफल रहे हो। अगर हमारा समझौता होता तो ये शायद पोलराइज नहीं हो पाता, वो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल सकता। हालांकि राहुल गांधी चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन एनी हाउ नहीं हुआ। तो क्या इस हार के बाद, कांग्रेस की हार के बाद, आम आदमी पार्टी की तो बहुत बुरी हार है, क्या जो दोनों नंबर 2 और नंबर 3 और बीच, आपके तो ऊपर भी कई सारे निर्दलीय भी आपसे ज़्यादा इनके वोट हैं, कई सारी छोटी छोटी पार्टियां आपसे ज़्यादा वोट हैं, क्या आपने और कांग्रेस ने बैठ के बात की कि यार गुरु इस बार तो चलो हो गया, आगे जहाँ जहाँ होगा साथ में लड़ेंगे? देखो मैं बताऊँ आपको, अभी ना मैं राजनीति से 30 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, सेंट्रल दिल्ली से 30 किलोमीटर सरस्वती हर में हूँ मैं। अभी मुझे आए हुए 7 दिन भी नहीं हुए हैं। जो कहते हैं ना, रिकूप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो जरा हेल्थ से ठीक हो जाए, राजनीति में कूदेंगे, ये सारी चीज़ें मेरे को अभी पता नहीं है। आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे भी रहा हूँ, फिर मैं सोच भी रहा हूँ कि यार मैं जवाब तो दे रहा हूँ, मुझे पता तो कुछ है नहीं। फोन ना जाके नहीं, फोन की बात नहीं है, मुझे पता ही कुछ नहीं है, मैं अपने मन से दिए जा रहा हूँ, तो मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं आपको गलत बात क्या बताऊँ कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं। अच्छा, आपने दिल्ली में कहा कि भाई लोग कह रहे हैं कि 90% लोग कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, केजरीवाल चौथी बार। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं,
लेकिन अब केजरीवाल के लिए दोबारा से प्रयास शुरू हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया ना, वो उंगली कटा के शहीद होने जैसा पाखंड है। बीजेपी वाले खास तौर पे कह रहे हैं। फिर वो इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? रोज मैं तो देखो वहाँ पे भी एक दो चैनल तो आते ही थे, उसके बाद रोज यही लगा रहता था 24 घंटे दिन और रात अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। जिस दिन जमानत मिली उसके बाद उनके पास एक ही मुद्दा था, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अगर इस्तीफा नहीं देते कहते चिपक गए, शीश महल से चिपक गए, कुर्सी से चिपक गए। जिससे भी चिपके तो यही कहते हैं ना, अरे उनको कुर्सी से इतना मोह नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने, आप भी छोड़ दो, पता लगे। चलो हम डिमांड करते हैं कि बीजेपी ने इस्तीफा दो, दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना, वो भी किसी और को बिठा देना, चलो कहीं बिठाओ किसी को। भाई ऐसे नहीं छूटता किसी से, उन्होंने छोड़ दिया। और ये कहना कि उंगली कटा के, तो फिर तुम उंगली क्यों मांग रहे थे? हमें तो लगा तुम सिर मांग रहे हो, हमने दे दिया। नहीं, बीजेपी तो जब आपको जमानत नहीं मिलती थी तो कहते थे जमानत नहीं मिल रही है, देखो गुनाह किया होगा, पाप किया होगा। जब जमानत मिल गई तो कहते हैं जमानत ही तो मिली है, मुकदमा तो चल रहा है। तो मतलब उनकी तो वही है कि ये मन मन भावे मूड़ी हिलावे, चाहिए सब कुछ है, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो उनका लगा ही रहेगा, इसमें क्या कर लीजिएगा। देखो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। पहले वो कहते हैं जब मेरे ऊपर केस स्टार्ट किया तो सारे चैनल सिद्ध कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन ने इतना बड़ा पाप कर दिया। मुझे जो बेल मिली लोएस्ट कोर्ट से मिली है, सेशन कोर्ट से मिली है जी। किस बात पे मिली है कि भाई साहब 7 साल हो गए इंक्वायरी करते हुए, अभी तक तो इंक्वायरी नहीं हो पाई तुम्हारे से। 2.5 साल पहले अरेस्ट किया था, अरेस्ट करने के 2.5 साल बाद भी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई तुम्हारे से। अभी तक तुम आरोप तो बता दो, तुम्हारे आरोप क्या हैं? चार्जेस फ्रेम होने की बात तो छोड़ दो, अभी ये बताओ तुम्हारे आरोप क्या है सत्येंद्र जैन पे, यही नहीं पता है। कहते वो तो बाद में देख लेंगे ना, अभी अंदर रखो, अंदर रखो। ईडी वालों से पूछो कि भाई सत्येंद्र जैन को तुमने अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं की? कहते तो किसी ने कहा ही नहीं इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है, हमें तो कहा था अरेस्ट करो, हमने कर लिया। अरेस्ट करो, अंदर करो, बस, बाकी बाद में देखेंगे। नहीं करना क्या है, देखना क्या है। अरे भाई कोई जांच एजेंसी अगर किसी आदमी की जांच कर रही है, 2017 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया, 6 दिन के अंदर उन्होंने मेरे खिलाफ ईसीआई दर्ज कर ली ईडी ने। 7 साल में केस की इंक्वायरी नहीं हुई उनसे, तब तो उन्हें सपना आया था कि भाई साहब सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज कर लो। तो 7 साल में इंक्वायरी क्यों नहीं करी? कहते हमारे को इंक्वायरी करने के लिए कभी नहीं कहा गया, हमें कहा था अरेस्ट कर लो, हमने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना था कि इनकी बेल मत होने दो। उसकी बेल ना होने देने के लिए तो ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, वो आपको तो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पता होगा जी। वो देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। मेरी बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में सुनी गई, कम से कम 1 महीना तक बहस चली, घंटों घंटों बहस चली। जब ये लगने लगा कि बेल तो मिल जाएगी, फाइनली फैसला ही आना था जी। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ईडी ने जज को चेंज करा दिया कि हमें जज पे विश्वास नहीं है। अरे जज मैंने लगाया था, आज तक कभी ऐसा हुआ है एक एक्यूज्ड के खिलाफ गवर्नमेंट कोर्ट में जाए कि ये जज को बदल दो? हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, बदल दिया जी। आपने कहा ईडी ने चेंज करा दिया? हाँ, ईडी ने, गवर्नमेंट की तरफ से। ईडी इज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, गवर्नमेंट एजेंसी ने कभी कोर्ट में जाकर, हायर कोर्ट में जाके कहा हो कि हमें जज पे विश्वास नहीं है, जज के ऊपर नियत पे हमें शक है, इसको बदल दिया जाए, और बदलवा लिया उन्होंने। फिर कहते सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिली, तो मिली ना बाद में, सेशन कोर्ट से ही तो मिली। तब कहते हैं केवल जमानत ही तो मिली, अब जमानत ही तो मिली है। अब उनसे पूछे तुमने कहते इंक्वायरी क्यों नहीं करी? कहते इंक्वायरी के लिए कहा कब था हमसे, इंक्वायरी की तो बात ही नहीं हुई थी, ये तो गेम था ही नहीं, गेम तो अरेस्ट करने हमने कर लिया। अच्छा, एक नैरेटिव और चल रहा है सर, नैरेटिव ये चल रहा है कि भैया ऐसा है, मोदी जी और केजरीवाल जी में हो गई है डील, सब मामला हो गया टनाटन। और डील कैसे हुई? बोले डील इसलिए हुई कि केजरीवाल जी अगर बाहर रहेंगे, सारे साथी बाहर रहेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे, एकदम बड़ा मस्त चुनाव लड़ेंगे, एकदम पूरी ताकत झोंक देंगे। मेहनती तो हैं ही, देखिए आप सब लोग आम आदमी पार्टी वाले मेहनती तो हैं, देखो हाँ, हिम्मती भी हैं, कई बार दुस्साहस भी दिखा देते हैं आप लोग, हैं इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे नेता, और आप लोग जूझे रहते हैं, अड़झे रहते हैं, उन्हीं को जो दुनिया भर की बातें कहते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि लेकिन अब गुरु हो गया है डील, समझौता। हमने कहा क्या समझौता? बोले समझौता ये हो गया कि भाई केजरीवाल और उनके साथियों को रखे रहो बाहर, और उनसे कहो कांग्रेस के खिलाफ खूब जम के करें प्रचार, खूब विश्व वमन करें कांग्रेस के खिलाफ।
मोदी जी पे पर्सनल अटैक ना करें, चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा, फलान राजा जो आप कहते हो, बोले वो सब मत खाओ, है मोदी जी पे पर्सनल अटैक मत करो, आप कांग्रेस से लड़ते रहो, अब आपको कोई जेल नहीं भेजेगा। और इस डील के तहत ही सारे जितने भी आपके बयान बहादुर थे, ज़मीन बहादुर थे, जितने भी पॉलिसी मेकर थे, सबको बाहर निकाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सबको बाहर निकाल दिया गया। और इसका असर देखने को मिला। हरियाणा में अगर समझौता हो जाता आप लोगों का तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। तो बोले पूरा गेम प्लान है बीजेपी का, और आम आदमी पार्टी ने इसको स्वीकार कर लिया है, तभी सब बाहर आए हैं। तो मतलब बेल क्या बीजेपी देती है? ये हम नहीं कह रहे, ये तो आप बताएंगे। नहीं, कौन बताएगा? ये वो तो आप इसका मतलब आपने तो ये कह दिया देश में कानून है ही नहीं। अरे भाई, जो बेल दी, कानून तो उन्होंने बनाए, बीजेपी ने बनाए, मैं मानता हूँ। अगर ईडी केंद्र शासित जिसके पास बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी ईडी से कहे या गृह मंत्रालय ईडी से कहे कि भाई जमानत का फला व्यक्ति की विरोध नहीं करना है, तो क्या ईडी जमानत का विरोध करेगी? नहीं करेगी ना, जमानत मिल जाएगी आपको। मेरा विरोध देखो ना कितना किया उन्होंने, हाँ। कितना चिल्लाए हैं वहाँ पे। अरे सेरेमोनियल था वो तो, सेरेमोनियल था? अरे दिखाना भी था। क्या बात कर रहे हो आप? अरे सर जी, जज बदलवाना सेरेमोनियल होता है? अब सब तो बाहर आ गए, 2 साल से नहीं आ रहे थे। अच्छा, 1 हफ्ते में 10 दिन सब बाहर आ गए, टन सब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार नहीं बनी दी आप सबने मिलकर, जो आम आदमी पार्टी वालों ने। तो मैं एक काम करता हूँ ना, फिर अपने और दोस्तों को भी अंदर कर लो ना थोड़े दिन, किसी को तो अंदर कर लो, उनको भी बाहर कर लेना। हम ही क्यों अंदर किया था? पहले आप लोग नहीं मान रहे थे, बाद में मान गए। अच्छा, मान गए? ऐसा कह रहे हैं बीजेपी वाले, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ हमारी चर्चाएं हो रही, मैं नहीं कह रहा, वैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, बताऊंगा आपको। देखो, इतना आपको भी समझदार है। अगर 2.5 दिन में, मेरे को 2.5 साल अंदर रहने की जरूरत नहीं थी, कंप्रोमाइज़ करना था 2.5 दिन में कर लेते। अभी आपने कहा बनिया का बेटा हूँ, इतना मूर्ख नहीं हो कि 2.5 साल रहने के बाद कंप्रोमाइज़ करूँगा। सर, ये ऐसा मूर्ख नज़र आता हूँ कि शक्ल से कि अपनी जान भी दे दी, उसके बाद ईमान भी दे दूँ। ईमान बेचना होता तो 2.5 दिन में बेचता ना, 2.5 साल में क्यों बेच देता? सर, जिस दिन पॉलिटिक्स में आए थे, आपको बता देता हूँ सर, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया था मैं जी, और उनसे पता एक ही बात पूछी थी। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल ईमानदार है कि बेईमान है, पैसे लेता है नहीं लेता है? सब ने कहा कि अकेला आदमी 1 रुपया नहीं लेता। उसके बाद अपनी जान लगाई थी। मैंने ऐसा नहीं हो जाए कि पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूँ, कि गलत आदमी के पीछे ना लग जाऊँ। सही बात। अरे जान लगाई है। और अरविंद केजरीवाल अगर वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा, इस देश में कंप्रोमाइज़ नाम पे कलंक होगा। अरविंद केजरीवाल कंप्रोमाइज़ कर ले। सर, मैं बताता हूँ आपको, चलो, मैं इंटरिम बेल पे बाहर आया था, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की बात चल रही थी। मैंने कहा कि आप सुनीता केजरीवाल जी को सीएम बना दो। कहते मैं ये करने आया था क्या? कभी नहीं करूँगा। उस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। वो बीजेपी से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे? ये बीजेपी वाले पता क्या करते हैं? चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा पापा का। अरे भाई साहब छूट गए तो हाँ हमने छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारे अंडर ही काम करता है, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने तुमने आदेश दे दिया, या तो तुम कहते ना कि हमने विरोध नहीं किया। अरे मेरी तो बेल होने के बाद भी चिल्ला रहे थे ईडी वाले, माय लॉर्ड इनके ऊपर और कंडीशन लगाई है। कहते नो कंडीशंस। किस बात की कंडीशन? अरे तुम्हारे से इंक्वायरी हो नहीं रही, 7 साल हो गए, इंक्वायरी तुमसे हुई नहीं, तुम कह रहे हो, कहते इनके ऊपर कंडीशन लगा दो। सर, अगर कंप्रोमाइज़ करना होता तो फिर जेल में क्यों जाते, ये बता दो। और जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया वो असम के मुख्यमंत्री बन गए, वो जेल नहीं गए। वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो जेल नहीं गए। आप अजीत पवार और हेमंत विश्व शर्मा की बात कर रहे हैं। नाम तो आपको पता हो, मेरे को नाम याद नहीं रहते हैं, मेरी थोड़ी मेमोरी लॉस हो गया है। ये आपने बढ़िया जुगाड़ ढूंढा है सवालों से डक करने का, ये जुगाड़ बढ़िया आपका। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो जैसे आपने कहा मैंने भी मजाक कर लिया जी। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आप लोग बात कर रहे हैं और आप लोग बहुत श्योर हैं कि आप सरकार बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक इंटरनल सर्वे हुआ, जिसे सर्वे कराते हैं लोग ना, विधानसभा वाइज सर्वे होता है, तो पता लगा कि इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। तकरीबन सरकार बनती उनके सर्वे में भी आ रही है, जो हम लोग को अलग अलग सूत्रों से पता लगता है। वो सूत्र कितने विश्वस्त हैं, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। तो पता लगा कि जो आउटर दिल्ली है ना, जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्थिति कमज़ोर है। वहाँ पर काम नहीं हुए हैं, जनप्रतिनिधि लोगों तक नहीं पहुँचे हैं, लोगों की समस्याओं को अटेंड नहीं किया गया है। ये उस सर्वे का एक पॉइंट है। मैं चाहता हूँ ऐसा कोई इनपुट है कि आपके पास उस सर्वे से मुतल्लिक नहीं, आपके लोगों की तरफ से? हम अपना सर्वे बता देते हैं जी। 90% लोग
कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनेगी। हम्म, अब सीटें बता देता हूँ, उसको सीटों में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो जी, या तो 10 से कम आएगी या 60 से ऊपर आएंगी। 10 से कम आ नहीं सकती, कोई नहीं मानता, बीजेपी भी नहीं मान रही। बीजेपी भी कह रही है 50 तो आएगी, 48 तो आएगी, ये तो कह रही है ना। वो भी कह रहे हैं थोड़ी सी कम होंगी, 62 से थोड़ी सी कम, 3-4 कम होती होंगी, 5 कम होती होंगी उनके हिसाब से। आप अपने चैनल के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इतना सा काट के अलग से रख लीजिए, इसको अलग से ट्वीट कर देना कि सत्येंद्र जैन ने कहा था या तो 60 से ऊपर आएंगी और 70 से कम आएंगी। बस इसका ये बैंड है, 60 से ऊपर, 70 से कम। आप ठीक वैसी बात कर रहे हैं। एक पिक्चर में डायलॉग था ना कि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। आप भी वैसी बात कर रहे हैं कि भाई 10 से कम आएंगी नहीं और 60 और 70 के बीच में रहेगा। अच्छा, ऐसा है करना है। पिछली बार हमारी 62 आई थी। आप मेरे जो भी इंटरव्यू देखे होंगे, आप देख लेना, मैं तब भी कहता 60 से ऊपर आएंगी। कोई नहीं मानता था 60 से नीचे ऊपर आएंगी। कहते नहीं आएंगी, जीतोगे आप। कहते नहीं 45 आएंगी, 50 आएंगी। मैंने कहा भाई साहब, या तो जनता वोट देगी या नहीं देगी। दिल्ली की जनता बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब। लोकसभा में 7 में से 0 दी ना, क्लियर था उनका। ऐसा नहीं हो सकता 3 तुम ले लो, 2 तुम ले लो, 1 आप ले लो, ऐसा कुछ नहीं दिल्ली के अंदर। वो कहते देंगे तो 1 को देंगे। भाई साहब केजरीवाल की सरकार बनेगी तो उसको फिर तुड़वाएंगे क्या बीच में? भाई साहब अगर हमारी 45 सीट आ गई, चलने देंगे? 10 को जेल में डाल देंगे, फिर कहेंगे वोटिंग करा लो कि तो आपका तो बहुमत नहीं रहा। तो जनता को पता है भाई साहब 60 से कम नहीं देनी, तोड़ लो, लगे रहो 5 साल तक, जो तुमसे हो कर लेना। लेकिन आपको 60 सीटें क्यों देगी जनता? आपने दिल्ली में काम तो किए ही नहीं है, क्योंकि एलजी साहब ने आपको काम करने ही नहीं दिए हैं, ऐसा आप ही लोग कहते हो। ऐसा है, ये आपने वो नहीं बताया कि बीजेपी का नैरेटिव है ये। दिस इज द ओनली नैरेटिव प्रोपेगेटेड बाय बीजेपी। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिन में 5-5 आप लोग करते हो सर। नहीं, मैं हम लोग लाइव चलाते हैं। हाँ, हम सुनते हैं। बीजेपी अब क्या कहना चाह रही है? बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई देखो 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 देखो, सुनो सुनो सुनो, एलजी काम नहीं करने दे रहा, सड़क खुदी है, काम नहीं करने दे रहा, तो अब कर देंगे ना। मार्शल हटा दिए, बस खराब खड़ी है, तेल नहीं आ रहा, नौकरी नहीं हो रही, बर्खास्त कर दिया है, नाला बजा रहा है, 3 एस्पिरेंट आईएएस के मर गए, सुनो सुनो सुनो। ये तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं ना एलजी के ऊपर। देखो ऐसा है, गंगा में देखो कैसे, उस पर आऊंगा मैं, उसके बाद आऊंगा। चाहिए आप बात करो पहले इसकी बात बता दूं। देखो दरअसल क्या है, दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद के सबको अंदर कर दिया इन्होंने। हाँ। अब चलती हुई बस में अगर तुम पकड़ के ड्राइवर को उठा के जेल में डाल दोगे तो कुछ तो काम रुकेगा, थोड़ी देर तो रुकेगा ना भाई, कुछ तो डिले होगा। हम यही कह रहे हैं, इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, भरसक कोशिश की, थोड़ा डिले हुआ, पर हम कर देंगे, सारे काम करेंगे। और ये जनता को बताना भी आवश्यक है कि भाई इनकी वजह से डिले हुआ कुछ चीज़ों में। हम ये नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा या नहीं करेंगे, सारे काम करके दिखाएंगे, हर चीज़ करेंगे। अभी आप जमुना पे आओ, जमुना के बारे में बताऊंगा। जमुना में देखिए झाग कैसा एकदम लग रहा है कि वो शैम्पू घोल दिया हो ऐसा, और हमको तो लगा कि वो जमुना रातों रात जो है वो बर्फ बन गई। चलो भैया अब यहीं पे स्केटिंग होगी, यहीं पे बढ़िया, कहीं जाना नहीं, कश्मीर सब यहीं कर लो, हिमालय पर्वत बन गई। हाँ वैसे ही हाँ। ग्लेशियर बन गया जमुना जो। पर एक चीज़ है, हाँ, ये साल में एक बारी क्यों होती है? आम आदमी पार्टी सरकार काम नहीं करती है इसलिए होता है। साल में एक बारी। हाँ ऐसा नहीं, साल में क्यों एक बारी होती है कि साल में एक बार छठ पूजा होती है। अच्छा। और हर साल छठ पूजा से 1 महीना पहले से ये ड्रामा चालू होता है। झाग बन गए, झाग बन गए, 3 फुट के हो गए, 4 फुट के हो गए, 6 फुट के हो गए, 6-6 फुट के झाग हो जाते हैं। हाँ, अभी छठ पूजा खत्म हो जाएगी, झाग खत्म हो जाएंगे, थोड़े दिनों बाद देखना झाग खत्म हो जाएगी। हाँ तो छठी मैया ले जाएंगे। हाँ, पूर्वांचल कैसे हो गए? पूर्वांचल के वोटर हैं छठी मैया के जो मानने कैसे वाले झाग पैदा कैसे होते हैं बताता हूँ आपको। हाँ अगर आप 2 मिनट का समय देंगे। बिल्कुल पूरा समय है सर। अच्छा दे देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि यमुना नदी के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसमें फॉर्माइट होता है, केमिकल फॉर्माइड, वो आता है इंडस्ट्री से। दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है जिसका पोल्यूशन पानी में आता हो। ओके। एक आता है शाहदरा ड्रेन के थ्रू यूपी से, 55 MGD, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। दूसरा आता है DD3 पल्ला की तरफ से सोनीपत का इंडस्ट्रियल वेस्ट, हरियाणा से। तीसरा होता है बादशाहपुर से होते हुए नजफगढ़ ड्रेन के अंदर 105 MGD, उसके अंदर भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हरियाणा से। हाँ जी, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आता है इसके अंदर फॉर्माइट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। जब ये पानी के अंदर होता है तो उससे झाग बनने की संभावना होती है। झाग तब भी नहीं बन रहा, आप देखेंगे वो कालिंदी कुंज पे जाके बनता है। वजीराबाद से बन जाना चाहिए था, सारे में बनना चाहिए था, सारे में नहीं बन रहा। कालिंदी कुंज पे 12 गेट लगे हैं पानी रोकने के। ओके। बैराज है वहाँ पर। ओके। उस बैराज को चलाता है यूपी इरीगेशन डिपार्टमेंट, यूपी के पास है जी। सारे गेट नहीं खोलते। अब छठ मैया का टाइम आ गया है, छठ पूजा का टाइम आ गया है, सारे गेट बंद कर दो, 2 खोल दो।
अब मैं आपको 2 कह रहा हूँ, कल कहेंगे नहीं 3 खोले रखे हैं हमने, हो सकता है 3 खोले हों। इंटरव्यू सुनने के बाद एक गेट और खोल देंगे। हाँ मैं कह रहा हूँ 2 खोलते हैं, हाँ। 3 भी खोल सकते हैं, सारे खोल दो ना, हम्म। चलते हैं फिर 3 दिन बाद, छठ से पहले खत्म हो जाएंगे। वो क्यों बंद किए? दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ऑप्टिक्स है भाई। आपने मेरे से झाग की बात कर ली ना, वरना क्यों करते आप? झाग नहीं बनते तो आप नहीं करते, हर साल बनते हैं। अरे भाई साहब, मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, मैंने तो 5 दिन पहले बोला था, अब तक तो खोले नहीं गेट उन्होंने। खोल देते, मुझे बुला लेते, मैं भी चलता, देख लेते भाई साहब वो खत्म हुआ नहीं हुआ। तो इसका तो रीज़न ये है कि उनको एक एनुअल फोटो ऑप ऑपरेशन करना है, उसके लिए करते हैं। तो आपका मतलब ये है कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित हरियाणा प्रदेश की साजिश के तहत जो फार्माइट जो आप बता रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, फॉर्मेट अलग से जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, उसके तहत जानबूझकर वहाँ से चीज़ें यहाँ भेजी जाती हैं दिल्ली में, और फिर कालिंदी कुंज वाले जो बैराज हैं वहाँ के गेट बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो झाग झाग दिखे, फोटो ऑप हो, मीडिया में बढ़िया फोटो आवे, बहुत वीडियो बढ़िया, बने। बहुत बढ़िया। आपका ये मतलब है? जी जी। तो इससे आपने इन दोनों मुख्यमंत्रियों को लिखित में अवगत कराया कि भैया क्या कर रहे हो यार, हमको तो पता लग गया तुम्हारी चाल। बता दिया, सबको पता है, इसमें क्या बताना है? ये तो 20 साल से ये कहानी चल रही है, उनको नहीं पता 105 नहीं पानी आ रहा है। आपने योगी आदित्यनाथ जी को और नायब सिंह सैनी जी को लिखित में बता दिया कि यार देखो तुम्हारी चाल हमको पता लग गई है, हम मीडिया में बता दिए हैं। अच्छा, मीडिया में बता दिए तो सुन नहीं रहे क्या? वो तो जवाब भी तो दे रहे हैं। अगर मैंने बोला हरियाणा के मुख्यमंत्री जवाब दे रहे तो उनको पता लग गया है, उसके अलग से लेटर क्या लिखूँ मैं? उनको तो पता लग गया है। मैं पानी की कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात, वो कहते हैं हम यमुना में पीने के पानी की बताने लगते हैं। भाई साहब, पीने के पानी का बीओडी दो ही होता है जी। पीने के पानी का बीओडी खराब नहीं होता, वो पीने लायक पानी होता है। पीने का पानी यमुना नदी के थ्रू आता है या कैनाल के थ्रू आता है, वो नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू नहीं आता, बादशाहपुर से नहीं आता। जी। अगर वो खुद जवाब दे रहे हैं तो इसका मतलब उनको पता है, उनकी नॉलेज में है। जी। तो अब जो छठ व्रती हैं या जो छठ मैया के अनुयायी हैं, जो पूर्वांचल के मतदाता हैं, जो बड़ी संख्या में आपके भी वोटर हैं, आपको जिताते हैं, क्या आम आदमी पार्टी से उनको दूर करने के लिए इस तरह का पॉलिटिकल गिमक ये किया जा रहा है क्या? ये नहीं, देखो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। देखो, मैं ये कहूँगा कि कोई किसी के करने से ऐसे दूर नहीं होता, हम्म। पर ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए, ये गलत है। और बीजेपी हमेशा नेगेटिव कोई चीज़ ढूंढ के लाती है, कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं करना चाहती, हमेशा डिस्ट्रक्टिव करना चाहती है। भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ बार बार। एक बस है, दिल्ली को हम बस मान लेते हैं, सारे यात्री बैठे हुए हैं, उसके ड्राइवर अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें बीजेपी के भी लोग बैठे हैं। भाई जनता तो सब तरह की है ना, जो कोई बीजेपी की सपोर्ट करती है, कोई आम आदमी पार्टी को, कोई कांग्रेस को, सब सपोर्ट करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल बस चला रहे हैं तो बीजेपी को कहना चाहिए भाई हम इनसे अच्छी चलाएंगे, हमें ड्राइवर बना दो, यही तो कहना चाहिए। होना यही चाहिए, लाइन बड़ी करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि भाई इससे अच्छे ड्राइवर हम हैं। वो कहते नहीं जी बस तो हमें चलानी नहीं आती, परंतु हम बस के ब्रेक फेल करने जानते हैं। वो कहते ब्रेक फेल कर देंगे, अब हमें ड्राइवर बना दो। कौन बनाएगा भाई? भाई तुम तो ब्रेक फेल कर रहे हो, तुम्हें ड्राइवर कौन बनाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपको कोई चाकू मारे उसको डॉक्टर बनाओगे क्या कि भाई साहब ऑपरेशन आप कर दो? ऐसा तो नहीं कर सकते कभी। सर, अगर देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ आप ऐसा विश्वासघात कर रहे हो, अगर आप गलत काम कर रहे हो, आपको हमसे अच्छा काम करना है। हम जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, अरे भाई साहब छाती ठोक के कॉपी करो ना, हमसे हेल्प चाहिए हम देंगे ना। मोहल्ला क्लिनिक बनाए दिल्ली में, अब पूरे देश में बनाओ, किसने रोका है? सिंपल सा मॉडल है, सिंपल, जो टेक्निकल नो हाउ चाहिए हम देंगे। देश तो हमारा ही है, सबका एक ही है। इलेक्शन लड़ने तक तो लड़ाई थी हमारी। अरे 2-3 महीने लड़ लो, उसके बाद कहते मिल के काम कर लो। जिंदगी भर के दुश्मन काहे को हैं? इन्होंने तो ऐसे कर दिया कि ये इस पार्टी का है तो ये इस पार्टी का, हम बात भी नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, इसको जेल में डाल देंगे, हम इसको ये कर देंगे। कमाल हो गया यार। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नई चीज़ें लेके आए, अगर पहली बात तो कॉपी नहीं करना चाहते, करते हैं तो फिर उसको दिखाते हैं कि जी पता ना लग जाए। अरे जनता मूर्ख है क्या? हमने दिल्ली में बिजली फ्री करी, उससे पहले किसने करी थी क्या? अब तो सारी पार्टियां कह रही हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। हम कब कह रहे हैं हमें क्रेडिट दो, हमें सर्टिफिकेट दो? अमेरिका तक मामला चला गया आपका, तो वहां चुनाव प्रचार में भी कहा जा रहा बत्ती फ्री करेंगे। मुझे लगता है अमेरिका में ले जाएगी मेरे उठा के कहते हैं बता दो। देखो क्या था, हमारा ये मानना है कि अगर हम कुछ भी नया लेके आ रहे हैं, देखो पुरानी पार्टियों के अंदर नई चीज़ें आना मुश्किल है, उनके लिए सत्ता बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे लिए परिवर्तन बहुत बड़ी चीज़ है। आम आदमी पार्टी बनी सिस्टम को चेंज करने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए। हमारे पास क्या था? हमारे पास कोई लेगेसी नहीं थी, इनके पास लेगेसी है। ये तो बड़ी पार्टी हैं, वो कह सकते हैं हमारे पास इतने साल का अनुभव है, हमारे पास इतने बड़े नेता हैं,
हमारे पास इतने सारे MP हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमें तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना। हमें जनता को कुछ करके दिखाएंगे तो जनता वोट देगी, वरना क्यों दे देगी? डर के थोड़ा दे रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई सारे लोग हैं, वो कहते हैं जी हम तो 50 साल से बीजेपी को वोट देते हैं। मैंने भाई साहब 50 साल की तो आपकी उम्र भी नहीं है। कितने दिन दादाजी के समय से देते हैं? हमें तो कोई दादाजी के समय से वोट नहीं देता। हमारे को तो हमारे समय से वोट देते हैं ना, और नहीं भी देंगे गारंटी है, काम नहीं करेंगे तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है? काम करना। उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो तो हिंदू मुस्लिम कर लेंगे। वो कहते काम करने की जरूरत क्या हमें? अगर हमारे को गाड़ी के ब्रेक फेल करने से वोट मिल सकती है तो गाड़ी चलाने क्यों सीखें? आजकल नारा बहुत चल रहा है, अच्छा वो याद दिला दिया आपने, हिंदू मुसलमान की बात कह दी आपने। वो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये किसके लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। उचित नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, देखो ठीक नहीं है। देश को बांटने की इस तरह की कोशिशें उचित नहीं होती, ठीक नहीं होती। वो ज़्यादा बड़े नेता हैं, उनकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। जितने बड़े नेता हैं उनको उतनी जिम्मेदारी से चलना चाहिए, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो मैं कहूँगा, जो भी सरकार करे सबके लिए करना चाहिए, और किसी भी तरह के वैमनस्य को, भेदभाव को बढ़ावा सरकार को नहीं देना चाहिए। कहाँ, वो तो 80-20 की बात करते हैं, बाकी भेदभाव को बढ़ावा नहीं देते, बिल्कुल ना, कभी नहीं। देखो जनता फैसला कर लेगी, भेदभाव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जनता के सामने आ गया। मैं तो यही कह सकता हूँ कि नहीं करना चाहिए भाई साहब। होता क्या है, इसी देश के लोग हैं, लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे तो आपस में, तो अपने देश की तो लोग हैं भाई, कोई दूसरे देश के थोड़ा हैं। अब तुम कहते हो कि इनको ये कर दो, उनको ये कर दो, बहुत बार चिल्लाते हैं। चलो मैं आपको एक बहुत बार बता देता हूँ, चिल्लाएंगे। बांग्लादेशी आ गई दिल्ली के अंदर, आप ही लोग लेकर आए, आम आदमी पार्टी लेकर आए, बसाएं पूरा सब जगह। हाँ वेरी गुड, ये भी तो कहते हैं वही लोग। वेरी गुड, समझ गया। आम आदमी पार्टी पैदा कब हुई थी? 2012 में, 26 नवंबर 2012 को तो पैदा हुई थी। बांग्लादेशी तो उससे पहले भी आ गए थे। चलो जो भी आ गए, चलो केजरीवाल जी उनको मुझे पीठ पे बिठा के ले आए, कंधे पे बिठा के ले आए, लाए होंगे ना, दो करके लाए होंगे। अब ले आए। दिल्ली पुलिस बीजेपी की, BSF केंद्र सरकार के अंडर, फौज केंद्र सरकार के अंदर, रेलवे केंद्र सरकार के अंडर। भाई साहब उनको पकड़ो, रेल में बिठाओ, ले जाओ बॉर्डर पे, छोड़ दो, BSF से बाहर कर दो। कितने करे तुमने बाहर 10 साल में? 10 साल में 10 लाख तो करे होंगे बाहर, 1 लाख करे होंगे, 10,000 करे होंगे, 10 तो करे होंगे। भाई साहब बताओ 10 की लिस्ट। मैंने रोक लिया। सत्येंद्र जैन को जेल में डाल सकते हो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, उनको रिपोर्ट नहीं कर सकते, और कहते हो वो ले आया केजरीवाल अपने कंधे बैठा के ले आए जी उनको। कमाल कर रहे हैं यार। तो आप इस मत के हैं कि जितने भी देखो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको बाहर मैं ये कह रहा हूँ कि ये फालतू की बातें करते हैं, या तो है नहीं, और है तो ये भेज क्यों नहीं रहे? इन्हीं यही लाए होंगे, इन्हीं को शूट कर रहे होंगे। मैं तो नहीं लेके आया, और मैं तो कभी बांग्लादेश गया भी नहीं, और केजरीवाल जी भी नहीं गए, और ना हमारे इतने कंधे मजबूत है कि मैं अपने कंधों पर बैठा के ले आए। ये लोग कोई ना कोई फालतू की बातें करते रहते हैं। करना धरना कुछ नहीं, अरे करना है तो करो भाई, रोका किसने है? मैंने रोका है क्या तुम्हारे को? चलिए इंटरव्यू में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा संवाद हो गया, और मैंने जैसे आपसे वायदा किया था कि आपको बीच में रोकूंगा नहीं, आपको काटूंगा नहीं। मैं उन टीवी एंकर्स और संपादकों में कतई नहीं हूँ कि मैं पहले से सोच के आऊँ कि भाई सामने वाले से क्या बुलवाना है और वैसे ही सवाल फ्रेम करूँ और वैसे ही माल निकलवाऊँ और फिर लपेटूँ, झोला निकल लूँ, वैसा नहीं। हमने आपसे वायदा किया था कि आपको सर पूरा बोलने का मौका दूंगा, सवाल तीखे होंगे, और लेकिन आपको पूरा सुनूंगा। तो संभवतः शायद मैं जो मेरे वायदा किया था उस पर मैं खरा उतरा हूँ अभी तक। हाँ काफ़ी तीखे हैं सवाल। जी बस सबसे आखिर में मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब सत्येंद्र जैन जी जो जेल से बाहर आए हैं, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, मैंने देखा है कि वेलकम बैक पापा, अच्छा लगा मुझे देख के यहाँ पर, और घर वालों की फीलिंग्स होती हैं। अब आगे क्या सत्येंद्र जैन, आगे क्या एज अ पॉलिटिशियन क्या देखते हैं आगे? देखो मैं अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं मानता। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन कहना तो एक गाली सी है देश में। आज मेरे को एक्टिव समाज के अंदर, समाज सेवा के अंदर आए हुए 10-12 साल हो गए। जब मैं आया था मैं कहता था जी नेता लोग ख़राब होते हैं, पब्लिकली कहता था, स्टेज से भी कहता था। आज मैं 10 साल के एक्सपीरियंस की बात कह सकता हूँ कि मैं गलत था। अब मैं कह सकता हूँ बहुत ख़राब होते हैं जी। इतने खराब होते हैं तो सोच नहीं सकता। मतलब नेता खराब नहीं होते, बहुत खराब होते हैं, और इतने खराब होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। देखो जो आम आदमी है ना इस देश का, आपको एक चीज़ बताऊँ छोटा सा, 2 मिनट और दे देना चलो जी।
मैंने जेल में था, मैं बहुत विचार किया। मैंने यार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको ये ऐसी कोई बड़ी पार्टी है क्या, इतनी सी पार्टी, बित्ती सी पार्टी से कहते हैं। क्या है हमारे पास 3 लोकसभा के MP, 7 राज्यसभा के 10 MP हैं, 750 में से 10, 1% भी नहीं बनते, 1% के करीब है। तो हम हैं क्या, 2 राज्यों में सरकार है हमारी, हम क्या कर लेंगे, तुम्हारा क्या, तुम इतनी बड़ी बड़ी पार्टी यार। हमारे ऐसे पीछे पड़ेंगे जैसे युद्ध हम दोनों का चल रहा है। तो काफ़ी विचार किया, तो ये निकला कि ये हमारे खिलाफ नहीं है कुछ भी। आपके खिलाफ नहीं है कुछ भी? नहीं है, ये आपके खिलाफ है। जो मेरे इस बात सुन रहे हैं उन सब के खिलाफ है जी। आम आपको जनता छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मेरी सर्जरी हुई थी, मैं हॉस्पिटल के अंदर था, 5 डॉक्टर थे वहाँ पर उस टाइम पर। वो बोले, जैन साहब आपको हम अच्छी तरह जानते हैं, आपको अरेस्ट कैसे कर लिया। उनको ये भी पता था कि जब कोरोना था, इस देश के अंदर अकेला मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हर रोज हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर जाता था, अपनी जान जोखिम में डाल के। उन्हें पता था, कहते जी आप तो उस टाइम भी मर सकते थे, आपने तो अपनी जान जोखिम में डाली, जरूरत क्या थी। तो ऐसे आदमी को अरेस्ट कर लिया। कोई मेरे उसमें नहीं लिखा था, मेरे वर्क में नहीं लिखा था कि आपको जाना है। मेरे अलावा कोई मंत्री गया भी नहीं था देश के अंदर, मैं गया, मैंने सब कुछ किया जो हो सकता था। कहते फिर आपको क्यों अरेस्ट कर लिया। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब एक चीज़ बताओ, मुझे जानते हो। कहते हाँ जी। कभी तो मन में आता होगा इलेक्शन लड़ लो। तो एक डॉक्टर साहब बोले, सच सच बताऊँ। कहते क्या। मैंने सोचा 60 साल का हो जाऊँगा ना, उसके मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सत्येंद्र जैन मंत्री बन सकता, मैंने क्यों नहीं बन सकता, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। ये क्या है। तो सबको लगता था कि यार ये बन सकता है, हमारे जैसा ही तो है, इसमें क्या खास है। व्हाट इज यूनिक अबाउट सत्येंद्र जैन, यूनिक ये हम में से एक है बस। तो मैंने, डॉक्टर साहब अब इलेक्शन लड़ोगे। कहते हैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी नहीं लड़ूंगा। क्यों कि जो तुम्हारा हाथ होगा हमारा भी होगा। तो इनका मकसद है कि वो एजुकेटेड, जो जिसके मन में जज्बा है कि मैं देश को बदलना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, उनको डराना। जो मेरे फादर ने कहा था ना, जिस दिन मुझे टिकट मिली, मेरे फादर ने कहा था कि इलेक्शन ना लुच्चे लफंगे लड़ते हैं, शरीफ लोग नहीं लड़ते। और हम शरीफ लोग हैं, इज्जतदार आदमी हैं, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो कहते हैं उन लुच्चे लफंगों के लिए रास्ता, मैदान साफ रहना चाहिए। फिर कहते हैं पॉलिटिशियन खराब होते हैं जी, सारे अच्छे लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन खराब होते हैं, पर क्यों, तुम क्यों नहीं जाते। कहते क्या है, सत्येंद्र जैन का क्या हाल किया, मेरा क्या हाल करेंगे, अरविंद केजरीवाल का क्या हाल किया, हम मेरा क्या हाल करेंगे। ये दिखाने के लिए किया है उन्होंने कि ऐसा ना हो कि इस मैदान के अंदर, जो मैदान खाली है, सिर्फ कुछ लोग जो कि बहुत अच्छे नहीं है, जिनकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं, वही उनके लिए मैदान खाली है। कहते हैं हमारा मैदान खाली रहना चाहिए। अगर ये लोग आ गए तो हमें तो साफ़ कर देंगे, कुछ ही दिनों में साफ़ कर देंगे। हमने राजनीति बदलने तो आए थे, हम खुद को, अपना परिवार को आगे तो लाने नहीं आए थे कि हमारे बच्चे बनेंगे, मेरी बीवी बनेगी, ये बनेंगे, वो बनेंगे। हमने कहा था कि हम राजनीति बदल के दिखा सकते हैं, हमने बदल के दिखा दिया। अरे घर चला सकते हैं तो देश भी चला सकते हैं, नीयत साफ़ होनी चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और हमने करके दिखा दिया। तो इनको ये डर है कि अगर ये देश के नौजवान में, देश के पढ़े लिखे इंसान में ये आ गया कि हम भी कर सकते हैं ना, हम किसी, तो फिर इनको कौन पूछेगा, इनको कौन पूछेगा। इसलिए जैसे कहते हैं ना, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना। सर गांव में पता क्या कहते हैं, एक कौवा मार के टांग दो, 1000 कौवे डर जाते हैं। तो इन्होंने 4 कौवे मार के टांग दिए कि देखो तुम्हें जेल भेज दिया ना, सब डर जाओ। पर मैं फिर से कहूँगा, इस देश के नौजवानों, इस देश के पढ़े लिखे लोगों, हिम्मत करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भी तो नहीं डरे, हम भी तो नहीं टूटे, हमने हिम्मत करी ना, आप भी करो। और मैं कहता हूँ सारे नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे आगे, कुछ तो आएंगे ना, कुछ में तो हिम्मत आएगी। मैं कई बार कहता हूँ कि अगर मैंने कोई भी अच्छा काम किया है, पहले मैं सोचता था कुछ भी अच्छा किया उसको छुपा के रखो। हमारी कल्चर क्या कहती है, नेकी कर कुएं में डाल, बताओ मत किसी को, हमें यही कहा गया। फिर मैंने कहा यार मैं नेकी करता जाऊँगा, कुएं में डालता जाऊँगा, नेकी बढ़ेगी कैसे, किसी को तो पता लगेगा ही नहीं। अब मैं कहता हूँ नेकी कर, फेसबुक पे डाल, ट्विटर पे भी डाल, सोशल मीडिया पे। अरे जब बुराई होती है उसको सब जगह डालते हो, अच्छाई को भी डालो ना। अगर तुमने अच्छा किया, मैं कहता हूँ अच्छी अच्छाई को 100 लोग देखेंगे, कम से 2 तो मोटिवेट होंगे। मैं एक बार एक उसमें गया, बड़ी मजेदार चीज़ बताऊंगा, ब्लड डोनेशन कैंप का इनॉग्रेशन करने गया। पूरे देश में सबसे बड़ा उन्होंने कैंप लगाया था, कई हज़ार जगह लगाया था। 1 लाख का उनका टारगेट था कि 1 लाख डोनेशन करेंगे एक दिन में। 4-5 हज़ार रह गए थे उनके। तो मैं गया शाम के 3 बजे, तब मैं गया तो मैंने जाते, मैंने भाई
ब्लड डोनेशन कैंप में मेरे को एक्सपीरियंस ना, फीता काटने जाओ, पता ही नहीं था क्या होता है। मैं गया, भाई मेरा खून ले लो और क्या कर सकते हैं। कहते हैं वो मंत्री तो आते हैं तो वो काट कूट के चले जाते हैं, खून नहीं देते। वो तो कोई कहता है वो तो खून लेते हैं, देते थोड़ा है। मैंने कहा भाई मुझे इतना ही आता है, मैंने अपना ब्लड दे दिया। अब उनसे बात हुई तो कहने लगे 3-4 हज़ार हमारे टारगेट कम रहता है। तो मैंने ट्वीट कर दिया, बहुत सारे आ गए। नहीं आने गए, बहुत सारी गालियाँ आ गई, ओह, गंदी गंदी गालियाँ। एक आदमी बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था। तो मैंने उसको कहा, मैंने देखो मैंने इसलिए नहीं कहा कि मेरी तारीफ हो, मैंने इसलिए कहा कि आप जैसे लोग कुछ जाएं और उसको डोनेट करें ताकि उनका टारगेट पूरा हो जाए। तो उस आदमी ने कहा, उसी आदमी ने जो सबसे ज़्यादा गाली दे रहा था, कहते मैं अभी जाता हूँ। वो गया, उसने ब्लड डोनेट किया और उनके टारगेट को आगे बढ़ाया। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई बात नहीं, एक को समझ में आएगा ना, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसको बताना भी मेरा फ़र्ज़ है। किसी भी दिए को उसके जीवन का सबसे बड़ा काम रोशनी दिखाना तो है, पर बुझने से पहले 10 दिए और जलाना है। अगर वो 10 दिए और जला देगा तो उसका जीवन सफल है, वरना नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो हमने अच्छा किया तो उसको बताना भी ज़रूरी है। और मैं सब कुछ कर लूँगा ऐसी गारंटी नहीं है। मुझे देख के जो लोगों में हिम्मत पैदा होगी, जो आगे लोग काम करेंगे, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं उसको देख के जो हिम्मत पैदा होगी, उससे जो हमारे नौजवान सामने आएंगे, उससे देश बदलेगा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं सर आपको। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। जेल से आप आए हैं, पूरी बेबाकी के साथ हमने संवाद किया, और ये जो आपका सबसे आखिर वाला संदेश था, ये संदेश मैं भी लेकर जा रहा हूँ पूरी सकारात्मकता के साथ। और जो हमारे 19 करोड़ दर्शक देश के भीतर और 21 अलग अलग देशों में अलग अलग माध्यमों से हमको देखते हैं, वो भी आपके इस संवाद, इस संदेश को दीपावली की शुभकामनाओं के तौर पे ही स्वीकार करेंगे। ये मेरा भरोसा है कि बुझने के पहले एक दिया 10 बाकी दियों को जलाए। शायद हमारे समाज में तमाम बुराइयों से लड़ने और बुराइयों को कम करने के लिए इससे बेहतर संदेश कुछ और हो नहीं सकता। आप सेहतमंद रहें, हंसते बोलते रहें, पहले से फिट होकर आए हैं, इससे दुबले मत होइएगा। ऐसी रहिएगा। नहीं, मैं तो उसके बारे में बता देता हूँ। पिछले 1 महीने में 4-5 किलो वजन बढ़ाया है मैंने जी। कि मुझे घर से ना, घर वालों से बहुत डर लगता है। अच्छा। वो क्या, मैंने कहा घर जाऊँगा ना तो मुझे लगा कि भाई अब तो 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा। तो मैंने खूब खा के अपने 5-6 किलो वजन नहीं, और हम बनियों में, हम बताएं, मैं भी बनिया हूँ तो बताता हूँ कि राज की बात। हम बनियों में क्या होता है कि जो सारा प्यार होता है ना महिलाओं का घर के, वो भोजन से निकलता है। अरे सर, महिलाएं नहीं, मैं वहाँ से खा के आ रहा हूँ। मैं अपना वजन इसलिए ठीक करके आया कि घर जाते मेरे बीवी बच्चों को थोड़ा तसल्ली रहेगी, जिंदा तो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, शुभकामनाएं। आपसे मिलकर आप बहुत ऐसे ही सेहतमंद रहें, बहुत अच्छा काम करें जनता के लिए, जनहित में। जो आपकी विकासोन्मुखी योजनाएं हैं वो ज़मीन पे वैसे ही पहुँचें, जो आपकी भावनाएं हैं वो और बलवती हों और जनता उनको पसंद करे। शुभकामनाएं आपको और सबको दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।